आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। आज के मुद्दे में हम जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ बड़े मामला, बड़े पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की जो जम्मू कश्मीर सरकार की कोशिशें उस पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा फैसला कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हुआ और हमारे जंगलात जो हैं उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको जहां पहले ही कुछ हकूक़ तो मिले थे, लेकिन जंगलात में जो लकड़ी के बगैर जो प्रोड्यूस था, जो वहाँ पे मादनियात थे, जो हमारी जड़ी बूटियाँ थी, उनको निकालने के हक़ से आम लोगों को, वहाँ के रहने वालों को महरूम रखा जाता था। और ख़ास तौर पर जो जंगल के अंदर से जो मामलात हैं, जिनमें हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जंगलात जो हैं वो जहाँ लकड़ी जैसे दौलत से मालामाल हैं, वहीं हमारे इन जंगलात में बहुत सी किस्म की जड़ी बूटियाँ भी हैं। गुच्छी कश्मीर का एक बड़ा प्रोडक्ट है और उसको दुनिया भर में माना और जाना जाता है। गुच्छी के साथ साथ हमारी जो हर्ब्स हैं, शब्स हैं, वो इन जंगलात से निकलती हैं। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मैं बहुत से हमारे यहाँ डिस्कोरिया जैसी जो दवाई है वो हमारे जंगलात से निकलती है। हमारे यहाँ कुठ जो है, आमतौर पे कुठ कहते हैं उससे, वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जंगलात से निकलती है। और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो जंगलात, लेकिन अब तक उस हवाले से एक बड़ा मामला ये था कि सरकार बाज़ाब्ता तौर पर उसको इजाज़त नहीं देती थी, उसके लिए जमेले रखे हुए थे और फिर या तो वो स्मगल होता था या आम कश्मीरी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। बड़े लोग अपने तरीके से माल पानी, रिश्वत वगैरह खर्च करके उसको निकाल ले जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव का कल रात का फैसला, बड़ा फैसला, हकूक़ मिलेंगे। जंगलात के आसपास के रहने वाले लोग अब जंगलात में जाके उस जड़ी बूटी को निकाल सकेंगे। इसके पहलू भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन कुछ मनफी इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे मनफी इम्पैक्ट में आमतौर पे ये समझा जा सकता है कि लोग जो है वो अंदर जाएंगे जंगलात में और बड़ी तादाद में जाएंगे और यूं हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है, इन जंगलात के आसपास के रहने वालों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे। अंदर से जो भी वसाइल निकलते हैं, पहले उनमें करप्शन होता था, पहले उनको निकालने में परेशानी होती थी, आम आदमी के सर पे नंगी तलवार जो है कानून की लटकती रहती थी, अब वो उससे बच पाएगा। तो ये एक फैसला कल का। लेकिन दूसरा बड़ा फैसला भी सरकार लेने जा रही है और ये है कि नीति आयोग आपको जानते हैं, नीति आयोग एक मॉनिटरिंग कमेटी है, प्रपोजल मॉनिटरिंग करती है और जितने भी प्रोजेक्ट्स उन पर नज़र रखती है। ये मुल्कगीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार भी नीति आयोग की तर्ज पे कमेटी तश्कील देने जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी, उनका प्रपोजल, उनकी गाइडलाइन सब पे इस जो कमेटी है जो जम्मू कश्मीर सरकार बनाने जा रही है उसकी नज़र रहे। हमारा ये आज का मुद्दा आपको बताते चलें, बजट भी आने वाला है और बजट के हवाले से भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है, चूंकि यूटी सरकार इस वक्त वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, तो बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। तो इसी पर हम इस वक्त बहस करेंगे। इस वक्त हम देखेंगे हमारे साथ इसमें मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ फारूक अमीन साहब रहेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ रहेंगे। फारूक अमीन साहब कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ अब्दुलरशीद भट्ट साहब रह चुके हैं, महकमा जंगलात में DFO रहे हैं और हम इन दोनों से लेंगे मामला। पहले ही भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया और अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब्दुलरशीद भट्ट साहब, आप महकमा जंगलात की जो है ज़रे से वाकिफ़ हैं, नस से वाकिफ़ हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल का जो फैसला लिया कि जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसका अब जो है वो निकालने के लिए जो गुंजाइश वगैरह जो पहले थी नहीं, अब उसको गुंजाइश रखी है। कितना बड़ा फैसला आप इसको मानते हैं? आम लोग जो है उनको फ़ायदा कितना मिलेगा? जी सनम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका ये बड़ा फैसला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लागू नहीं हो रहा था जो ये बड़ा एग्जाम आपका अच्छा एग्जाम है। इससे आम लोगों के जो भी गाँव के एरियाज है या गाँव के लोग जो है, जो भी उसमें आसपास के जो भी गाँव वाले हैं जिनको वो जंगल उनको होता है, वो आगे जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस निकाल सकते हैं और बेच सकते हैं और अपना कमाई कर सकते हैं। अब उनको कोई देन नहीं है, कोई पुलिस उनको नहीं पकड़ेगा। ये अच्छा एग्जाम है। अब मुझे कुछ खदशात हैं, चूंकि मैं भी जंगल के आसपास का इलाके का रहने वाला हूं। जब एक आम आदमी को कंट्रोल दिया जाता है, उसको पूरा इख्तियार दिया जाता है, तो फिर वो सारा कुछ निकाल जाता है। ये जंगलात में हमारे ये खतरा तो नहीं है कि जो आदमी गया जंगल में जितनी जड़ी बूटी जो उसको निकालनी है वो भी निकालेगा, साथ में उसकी जड़ें तक निकाल ले जाएगा? ये खतरा तो नहीं है? इस पे कोई चेक होना चाहिए। अच्छा, जब तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट करेगा ही करेगा, मगर
वो सबसे ज्यादा परेशानी थी आम लोगों को ये थी कि अगर वो वहां से कुछ निकालते थे, फिर उनको वो बैन आइटम था, वो पुलिस उनको पकड़ लेती, जेल में भेज जाते, वो उससे बच गए। पर आम लोगों के लिए अच्छा है, आम लोग गरीब लोग भी जाते हैं जंगल में मजदूरी करने के लिए, कोई सरमादार नहीं जा रहा है वहाँ। आम लोग गरीब मजदूर जो आते हैं, चाहे औरतें होती है, चाहे आम लेबर होता है, वो जाता है वहाँ। जो भी वहाँ से कुछ प्रोड्यूस निकलेगा, चाहे कोई हर्बल मेडिसिन निकलेगा, वो निकालते हैं वहाँ से बड़े बड़े जंगलों से। मेरे ख्याल में ये सारा बचा एकदम है। नहीं बट साहब, जिस तरह आप जानते हैं, मैं भी जंगलात के आसपास के इलाके का मैं रहने वाला हूं, मुझे वहां पे मालूम है हकीकत ज़मीन की, जंगल की मुझे मालूम है। इस जंगल में जब ये एक आम आदमी जाएगा, मुझे उसी से खदशा है, जब ये आम आदमी जाएगा, उसको चेक नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आम आदमी बड़ा लालची होता है। ये इसको जहां से हरब ऊपर से काटनी है, वहां से ये काटेगा नहीं, बल्कि नीचे जड़ से उखाड़ के ले जाएगा। तो ये 1-2 सालों में हमारी सारी हर्ब की जड़ें वड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगी। इसके लिए कोई चेक होना चाहिए सरकार का। हाँ, सरकार का ये सही बात है, सही आपने बोला है। मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को इसके मतलब एक चेक पॉइंट रखना चाहिए, एक टीम रखनी चाहिए इसके लिए, एक स्पेशल टीम जो खुसूसन इन्हीं चीजों को चेक करेगी, क्योंकि वहाँ से सही बात है कि जड़ों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगले साल उसको और फूल निकलेंगे और दवाई निकलेगी। ये सही बात है आपकी। मेरे ख्याल में ये अच्छी सजेशन है। मेरी भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अपने एलजी गवर्नमेंट से, एक टीम इसके लिए मखसूस की जाएगी जो इनका पूरा चेक करेगी। ऋषभ, आप सियासत में भी हैं, मैं थोड़ा सियासत पे भी आऊँगा, लेकिन ज़रा मेरे साथ फारूक अमीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अमीन साहब। ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा, नीति आयोग के तरफ पे जम्मू कश्मीर की सरकार जो है दूसरा फैसला लेने जा रही है, एक कमेटी तश्कील दी रही है जो बिल्कुल ऑन पैरेलल लाइंस विद नीति आयोग करेगी। आपको जानते हैं नीति आयोग जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह उन पे नज़र रखती है, सरकार प्रपोजल्स वगैरह मॉनिटरिंग वगैरह करती है। तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, वहाँ ऑलरेडी इतने आयोग हैं, तो इस नए आयोग से कोई फ़ायदा मिलेगा या कहीं न कहीं और ज़्यादा इसमें जो है अड़चनें पैदा होंगी? इसके 3-4 देखिए 5 साल से मेरे ख्याल में 2015-16 नीति आयोग पॉसिबिलिटी होती है। ऋषभ आप एक सेकंड, रशीद साहब आप जरा एक सेकंड रहिएगा, मेरे साथ फारूक अमीन साहब भी हैं, उनसे मैं इस सवाल पे बात करना चाहूंगा। ओके। जी जी फारूक साहब। एजाज साहब, ये बेसिकली नीति आयोग जो है ये ओवरऑल जो कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट जो देखता है पूरे कंट्री का, उस बेस पे अगर हमारे स्टेट में एक पैनल बनेगा या एक कमेटी बनेगी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ओवरऑल वो बेसिकली जो बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जिन चीजों को करने की जरूरत है हमारे पास में, जो हमें जो यहाँ पे कमियां है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और वन गो में एक डिसीजन होगा और उन पे काम आगे फिर स्टार्ट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें वो डिपार्टमेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट हमें जाती थी फाइल टेबल से टेबल, अब ये जो उस तरज पे वो एक कमिटी बनेगी तो उनके पास में पावर्स होंगे, वो एक जो इस पे डिसीजन एक ही साथ में लिया करेंगे, ताकि जिस सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हमारी काफी डेवलपमेंट की जरूरत, लॉजिस्टिक में जैसे हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो ये उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर ये कमेटी बनती है और ये ग्राउंड पे उस हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से नीति आयोग पूरी कंट्री में काम करती है। नहीं, अब विजा अगर जम्मू कश्मीर देखते हैं, ऑलरेडी वहां पे इतने दफ्तर हैं, अब एक और नया दफ्तर खुल जाएगा, तो उन दफ्तरों में फाइल पास करना उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, फिर इसको चली जाएगी तो और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा हमारे यहाँ ये फाइलों को पास करने। हमारा प्रोजेक्ट बनाना है, पहले वो R&B बाकी प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट लंबे उसको खींचते जाएंगे और खींचते खींचते फिर नए एक और दफ्तर में खुल जाएगी ये फाइल, वहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो लिंगरिंग ऑन जो मामला रहता है आमतौर पे कश्मीर में, इस तरह के दफातर से कोई फास्ट ट्रैक इस पे सरकार को तो रखना चाहिए। देखिए, जहां तक इसका नीति आयोग का अगर आप देखेंगे ना, काम जिसका होता है, इनकी जो है इनकी फिर अकाउंटेबिलिटी होती है। ये जो अकाउंटेबल रखते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स को कि फाइल वहां पे फंसी ना, वो सारा कुछ जल्दी जल्दी निकले, तो इस हिसाब से अगर वो जो कमेटी बनेगी वो सुपरसीड करेगी बाकी सारी स्मॉल कमिटीज को, तो वो जो डिसीजन लेंगे तो वो तो उनको फास्ट ट्रैक पे करना ही होगा, क्योंकि नीति आयोग जो है अकाउंटेबिलिटी देखता है पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स की। जहां यहाँ पे लोकल स्टेट की सरकारें होती है,
लोकल स्टेट की सरकारें होती है वो अकाउंटेबल होती है उस नीति आयोग को कि हमने क्या किया इस टाइम पे। अगर उस तर्ज पे हमारे स्टेट में कोई ऐसी कमेटी बनती है जो कि ओवरऑल सुपरविजन करेगा इन सारे डिपार्टमेंट्स को, ताकि ये फाइलें फंसे ना, जैसे आपने कहा कि बहुत टाइम लगता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल में पहुंचाने में, तो वो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। तो उसी के लिए अगर ये जो कमेटी बनी है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें तो वो जो चीजें थी पुरानी हो रही थी वो नहीं होंगी, फिर तो एक अकाउंटेबल रहेंगे ना उस कमेटी को वो सारे डिपार्टमेंट। मेरे साथ भट्ट साहब भी है। भट्ट साहब, आप चूंकि डीएफओ हैं, रहे हैं, वहाँ से आपने नौकरी से रिजाइन करके जब पॉलिटिक्स में आएंगे, पॉलिटिकली हम इसको किस नज़र से देखें? एक तो हमारा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिस तरह हमने जंगलात से निकला, ये सरकार का पॉलिटिकल कदम है, और उसके साथ साथ नीति आयोग के हवाले से हम पॉलिटिकली किस तरह से देखें? क्या ये पॉलिटिकल गेन होगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, या कोई और मामला होगा ऐसे? ये नया ही सिस्टम हमने अब शुरू कर दिया है। इस हिसाब से वजह इससे पहले भी ये चलता था, नीति आयोग ऑलरेडी काम कर रहा था। बहुत सारे स्कीमें जो है ICDR सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, चाहे RKY जो एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीमें हैं, फॉरेस्ट में वो कुछ स्कीमें हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे। नीति आयोग जो सही चल रहा था क्योंकि हर स्टेट में ये चल रहा है। पता नहीं आप ये कर रहे हैं कि नया ही डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है इससे ज्यादा ही अच्छा हो जाए। अब चल रहा था DC साहब इसके कंट्रोल हेड कर रहे थे हर जगह, उससे भी चल रहे थे, मास्टर साहब भी काम कर रहे थे। पता नहीं आप कौन सा ये नया सिस्टम करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है इतना फायदेमंद होगा जितना ये सोच रहे हैं। फारूक साहब, एक नया डिपार्टमेंट खुल जाएगा, उसको पावर्स होंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा चूंकि बजट पिछले 2 सालों से अच्छा बजट आ रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब की बार भी बजट के हवाले से, चूंकि बजट अब की बार भी जो है पार्लियामेंट में ही मरकजी सरकार पेश करेगी, उम्मीद है जिस तरह से हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, बजट जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा, और एक बड़ा इनसे उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें वगैरह होंगी। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड अगर हम देखें तो बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं आमतौर पर। तो नीति आयोग अगर ये नया डिपार्टमेंट बना दिया तो 2-3 प्रोजेक्ट्स अगर उसके पास हुए, 500 करोड़ रुपए का एवरेज, हमारे पास कोई बड़ा इतना प्रोजेक्ट होता नहीं है, तो 1-2 टनलें आ जाएंगी, 1-2 ब्रिज आ जाएंगे अगर आगे आ गया। तो ये नीति आयोग का नया डिपार्टमेंट अगर जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, नीति आयोग जैसा, नॉट नया नीति आयोग, उस जैसा, क्या इसका जो फायदा रहेगा फिर 8-10 लोगों को और नया एक दफ्तर खोलना, ये सब कुछ खोलना, कोई बड़ा फायदा होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने नहीं आते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, उस नीति आयोग का यही तो काम रहेगा, इसका ये काम रहेगा कि आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करो, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। जैसे आपने कहा टनले बनेगी, सड़क बनेंगे, कुछ 1-2 सड़कें बनेगी, 1-2 टनले बनेगी, तो यही काम रहेगा उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उनको आइडेंटिफाई करने, अगर नीति आयोग, हमें नीटी ग्रिटी इसकी पता नहीं है सरकार ने क्या रखी है, बट अगर उस हिसाब से रखी है तो उनका काम बनता है कि वो आइडेंटिफाई करे प्रोजेक्ट्स, कहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है, कहां पे चीजों की जरूरत है, और उसको अप्रूव करवाइए। जहां तक बजट का सवाल है, बजट आपने बोला 1 लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़ का बजट आता है हमारे पास में स्टेट में। इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बजट को इनफैक्ट डबल करे, क्योंकि यहां पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉजिस्टिक्स के हवाले से, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, बाकी IT के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, अपना टूरिज्म इंडस्ट्री अगर बूस्ट हो रही है तो उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, उसके लिए भी फैसिलिटीज चाहिए। देखिए, टूरिस्ट आता है तो उसको होटल रूम के अलावा कुछ आगे दिखता नहीं है, फिर बाकी नेचर है। नेचर के बगैर, नेचर के साथ में कुछ फैसिलिटीज भी रखनी पड़ेगी इनको, टूरिस्ट के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन चीजों में काफी काम आ सकता है। ये सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन ले सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये अब यूटी के हिसाब से ये डबल करें इस बजट को, ताकि हमारी जो कमजोरी है, जहां पे हम लैक कर रहे हैं, जहां पे जो चीजों में हम कमियां हैं, तो वो दूर हो जाए आने वाले टाइम। फारूक अमीन साहब, आपने वो दिल की बात कह दी। मैं भी चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का बजट डबल का ट्रिपल हो, लेकिन उस पर भी बात हम करेंगे। अमीन साहब, आपने जो बड़ा मुद्दे, फारूक अमीन साहब बड़ा मुद्दा उठाया, इस पर मैं जरा बात करूंगा, भट्ट साहब के साथ भी बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में लूंगा कुछ सेकंड्स का। उसके बाद बजट पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेके, लेकिन आप देखते रहिए इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
आयुष और नीति आयोग जैसी कोई कमेटी जम्मू कश्मीर में सरकार जो है बनाने पे गौर खौज कर रही है, क्या कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, ये इस प्रोग्राम के देखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले मेरे साथ फारूक अमीन साहब और अब्दुलरशीद भट्ट साहब दोनों मौजूद हैं। फारूक अमीन साहब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है हमारा बजट जम्मू कश्मीर का डबल होना चाहिए। वो बिजनेसमैन हैं, वो कश्मीर की इंडस्ट्री को जानते हैं। फारूक अमीन साहब कश्मीर की ट्रेड को जानते हैं। ज़रा इनसे मैं बात करूंगा। लगे इससे पहले मेरे साथ चूंकि भट्ट साहब अब्दुलरशीद भट्ट साहब वो पहले डीएफओ फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं और उसके बाद अब वो पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिकली कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पॉलिटिशियंस की बजट की? ये तो यही है कि जितना भी ज़्यादा मिले हर आदमी उम्मीद करता है, उसको कम ही समझता है। लेकिन ओवरऑल 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट, उससे अगले साल का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, उस 1 लाख करोड़ से मुझे या आम आदमी कश्मीरी कहता है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। भट्ट साहब, 1 लाख करोड़ तो कुछ नज़र नहीं आया, प्रोडक्ट ज़मीन पे नज़र नहीं आया। अब कितना उम्मीद है एक पॉलिटिशियन को, एक आम आदमी को, ताकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ग्रोथ की बात की जा रही है वो हो सके? हाँ, बेसिकली बजट तो 1 लाख करोड़ हमारे पास आया है। बेसिकली हमारा तो कश्मीर का जो सीजन होता है वो 4-5 महीने बंद ही रहता है, बर्फ की वजह से या माइनस की वजह से। मेरे ख्याल में उतने पैसे यहाँ खर्च नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। मार्च अप्रैल तक भी मौसम, अप्रैल मई के बाद ये हमारा सीजन शुरू होता है। 6-7 महीने रहते हैं काम के लिए। मेरे ख्याल में जो 1,000 करोड़ जो पिछले साल का बजट है, मेरे ख्याल में अभी तो फुल बजट एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है हर डिपार्टमेंट का। मेरे ख्याल में अच्छा बजट था लास्ट ईयर। अगर और भी ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा प्रोजेक्ट हो जाए, रोड बन जाए, ब्रिजेस बन जाए, पानी, अभी हम पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी हर जगह नहीं है अभी। या बिजली के खंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं जो पिछले 60 साल से 70 साल से हैं। और रोड कनेक्टिविटी, पर्टिकुलरली मैं अपने इलाके की हंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। एक ही रोड है पिछले 70 साल से जो हमारा राजवाड़ का इलाका जा रहा है, कोई उसमें अल्टरनेटिव रोड नहीं है, कोई रिंग रोड नहीं है। ये या बंगस डेवलपमेंट का है जो प्रोग्राम है, अगर इसमें हो जाए, इसमें बजट इनानस हो जाए, उसके लिए डेवलपमेंट हो जाए, टूरिज्म बढ़ जाता। मगर अगर इन डिपार्टमेंटों में जहाँ जनरेशन हो जाएगी, कल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, क्योंकि बंगस अगर यहाँ से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी और पानी यहाँ से आएगा, राजवाड़ की तरफ से जब पानी आएगा, हंदवाड़ा तहसील को सब पानी की प्रॉब्लम है, इरिगेशन हो, मैं भट्ट साहब, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बताते हैं कि पिछले साल 1,12,950 करोड़ रुपए का बजट आया था जम्मू कश्मीर का, ये बता रहे हैं। ये फारूक साहब, 1,12,950 करोड़ रुपए का बजट, और अगर आदाद शुमार देखें तो 40 से 50% ही बजट खर्च हुआ है। ये बजट एलोकेट होता है लेकिन खर्च करने में हम काहली या यूं कहें बखीली कर देते हैं। वाकई में बखीली होती है। जिस तरह आप ग्राउंड पे नजर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ग्रोथ करता है? देखिए, हमने टाइम एंड अगेन बोला है इसके बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ की जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे इस बजट में 1,12,000 करोड़ में, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें 70% ऑफ दैट गोज इनटू द गवर्नमेंट सैलरीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। आप समझिए मेरी बात। उसमें क्या बचता है फिर? 30% में आपको बाकी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी अपना जो है हमारे जो डेवलपमेंट है, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से या इंडस्ट्री के हवाले से। देखिए, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पे फबे, यहाँ की इंडस्ट्री बढ़े, यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो। उसके लिए कुछ मेजर्स करने बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ अगर आप कंसिडर करोगे जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट से, जो कि जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे रेल हेड्स है, जहां पे आपको फैसिलिटीज मिलती है, जहां पे बर्फ नहीं होती, जहां पे ऐसा इतना जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कि हम कंपीट कर पाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ में हम कंपीट कर पाए, यहाँ का प्रोड्यूस जो है पूरे मुल्क में चला जाए। देखिए, मैं भी एक कंपनी रन करता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी। हमारी कंपनी भी बाहर भेजती है माल, बट एक यूनिक सा ब्रांड बना के जो हमारा ब्रांड इमेज की वजह से बिकता है। अदरवाइज जो कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है एट पार, जो हमारी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो डबल होते हैं बाकी इलाकों से। रीजन उसका आप देखिए, हमारा माल जो जम्मू से श्रीनगर के लिए आता है, जो रॉ मटेरियल जम्मू से श्रीनगर के लिए आता है, विंटर्स में 1-1 महीना लग जाता है उसको यहाँ पे पहुंचने में। ये जो रोड ब्लॉक्स है, जो हमारे रोड अभी भी ऑल सीजन रोड नहीं, हमारा 10-10 दिन 12-12 दिन रोड बंद होता है। आपने रिसेंटली देखा जब एप्पल का सीजन आया, कितनी दिक्कतें हुई थी एप्पल्स की ये जो पहुंचाने के लिए। अब जब रोड ब्लॉक हुआ, बहुत सारा माल यहाँ पे हमारा खराब हुआ, 500-600 करोड़ का नुकसान भी हो गया, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो एप्पल पे वो खत्म हो गया था, क्योंकि वो 7-8 दिन वहां पे रहा।
ऐसे ही जैसे हमारे इंडस्ट्रियल के हवाले से है, इंडस्ट्री का जब हम माल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, हम चाहते हैं कि वो महीने में वो कंज्यूम हो जाए। जब उसका एक महीना पहले हमारा रास्ते में ही लग जाता है तो हमारा डबल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये चीजें इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत फंड की जरूरत है, यहाँ पे पंपिंग करने की जरूरत है, बजट को डबल करने की जरूरत है, ताकि हमारे ऑल्टरनेट रोड्स भी बने, जैसे डोडा से किश्तवाड़ से हमारे रोड से ये भी ऑल सीजन रोड्स हो, अपना यहां से जम्मू वाला रोड हो, पुंछ वाला रोड हो, ये भी ऑल सीजन रोड बने। मल्टीपल लाइफ लाइन्स होनी चाहिए हमारे पास में। रेल हेड हम सिर्फ डेडलाइंस देख रहे हैं, वो डेडलाइंस क्रॉस हो रही है, बट इवेंचुअली वी आर सीइंग दैट इन 2024 इट विल बी रेडी। बट इनको सारा करने की जरूरत है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी इंडस्ट्री बढ़े, ताकि हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्ट और हमारा सप्लाई वहां से बढ़े। हैंडीक्राफ्ट्स को भी काफी नुकसान होता है, हैंडीक्राफ्ट्स में काफी पैसे की जरूरत है, यहाँ पे ये जो क्राफ्ट विलेजेस बनाने की जरूरत है। इन चीजों पे ध्यान देना, अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, अगर आपको सेल्फ रिलायंट करना है, तो पहले 5 साल तो हर किसी बिजनेस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वैसे ही सरकार को चाहिए वो इन्वेस्ट करे, यहाँ पे बजट के लिहाज से यहाँ पे इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, ताकि नेक्स्ट 5 साल में हम सेल्फ रिलायंट हो और हम हमारे जो टैक्सेस हो वो ही काफी हो यहाँ पे बजट के लिए। देखिए, बजट एलोकेशन एक तरफ से बड़ा पैसा आता है जम्मू कश्मीर में, जैसा सरकार कहती है। मुझे जैसे अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ 1,12,000 करोड़ नहीं आए हैं, बल्कि 37 स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी जम्मू कश्मीर में आई हैं। लेकिन उन स्कीम्स का या उस पैसे का ग्राउंड पे विजिबिलिटी बहुत कम अभी दिख रही है, अभी बहुत कम दिख रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि लॉन्ग रन प्रोसेस है, बाद में दिखेगी। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर का, अगर कश्मीर सूबा देखा जाए तो वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का टेरेन है, वो बड़ी मार दे देता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू का थोड़ा सा वायबल है, लेकिन वहाँ पर भी ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वगैरह जो है, ये भी उसको ओवरऑल, अगर हम जम्मू कश्मीर की इस वक्त के बजट एलोकेशन की बात करते हैं, अगर बजट एलोकेशन में देखा जाए तो इस वक्त आम लोगों की नज़र है आने वाला बजट में बरसा, इस बजट में रूरल एरियाज के लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी सरकार का फोकस है, ये अर्बन एरियाज में, शहरों पे, कस्बों पे रहता है, रूरल एरियाज वालों को नहीं। चूंकि आप रूरल एरियाज को कैटर भी करते हैं, वहाँ के लोगों पे नज़र है, वहाँ पे किस तरह की ज़रूरत है बजट के एलोकेशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सरकार को किन किन मुद्दों पर या मद्दों पर नज़र रखनी है? सरकार को आम लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए उन पर नजर रखनी चाहिए। आम लोगों को जरूरत है, चिकन पानी की जरूरत है, सड़क जरूरत है, अस्पताल की फैसिलिटी जरूरत है। आम लोगों को तो यही फैसिलिटी चाहिए। चाहे अगर किसी जगह मेडिसिन मिलता है, वहाँ डिस्पेंसरी है गाँव में, उनमें ऐसा होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए और पानी मिलना चाहिए। और बिजली का जो फीस है, जो है कुआ इसमें, उसमें थोड़ी रियायत होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आम लोग, गरीब लोग मर रहे हैं, जो 108 रुपये लेते हैं, आई वाले लेते हैं, उनको देते हैं, उनको देना पड़ता है 400 रुपये, 450 रुपये देना पड़ता है। कि आम लोगों के लिए रियायत होती कि अगर आम लोगों को इसमें सब्सिडाइज हो जाए, गरीब लोगों को हो जाए, तो ये सबसे अच्छा है। हमारी ट्रेड बॉडी क्या समझती है, फारूक साहब, फारूक अमीन साहब, ट्रेड बॉडीज हमारी क्या समझती हैं? क्या कंसल्टेशन जो होती है बजट से पहले, प्री बजट कंसल्टेशन होती है, क्या इनको कंसल्टेशन में लिया जाता है, इनके व्यूज लिए जाते हैं, या आपकी बार लिए गए, माजी में तो लिए जाते थे? सालों में हमारी सजेशंस ली जाती थी, फाइनेंस सेक्रेटरी ली जाती थी। इस साल तो अभी नहीं हुआ, बट हर साल लेते हैं सजेशंस। बट जितने हम सजेशंस देते हैं उसमें से 20-30% ही पिक किया जाता है। अगर जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप जानते हैं हर किसी की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, बट हम जो कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि जितना जेन्युइन इसमें हो सके। हमने कुछ सजेशंस दे रखी है जो कि यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की, वेयर हाउसिंग की, अपने सीए स्टोर्स की यहाँ पे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें स्कीमें आने की जरूरत है। अभी तक हमारा सपोज साउथ में सीए स्टोर्स की फैसिलिटी अभी बढ़ रही है, बट नॉर्थ में कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्थ में बहुत बड़ा प्रोड्यूस होता है, सारे फ्रूट्स जैसे एप्पल्स का और बाकी फ्रूट्स का भी वहां पे बहुत ज्यादा होता है। वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, जब आप इंडस्ट्री आती भी है, अब गवर्नमेंट जाती है, बाहर जाती है, बोलती है इंडस्ट्री को आप इन्वेस्ट करो। एज एन इन्वेस्टर सब सोचते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ अच्छा होगा, वो प्रेफर करेंगे कि जम्मू में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जम्मू एटलीस्ट रेस्ट ऑफ कंट्री के नजदीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल हेड्स है, सारे हैं। कश्मीर में आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कश्मीर में जो लोग करते हैं वो लोकल लोग करते हैं।
इनके लिए भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, इनका ये जो है सरकार वो हमारी सजेशंस लेती, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ पे हालात जो ग्राउंड पे है अनएम्प्लॉयमेंट के चलते चलते मैं एक सेकंड में, ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फैसला है, ये कितना बड़ा फैसला है, अहम फैसला है क्या हमारा इससे? क्योंकि हमारा जो बड़ी प्रोडक्ट्स वहाँ जंगलात से निकलते हैं, हमारा जो मेडिसिनल हर्ब्स शर्बस वगैरह मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसको बड़ा फायदा होगा। देखिए जो ये फैसला फॉरेस्ट का है, ये बहुत अच्छी चीज है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने की, मगर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आपने बोला, इसमें चेक्स रहने चाहिए, इसमें चेक्स ऐसे रहने चाहिए कि कोई स्मगलर नहीं जाए अंदर, वो स्मगल करके फिर वो उसको ऐसे ना करे कि वो डिस्ट्रॉय हमारे प्लांट को ही डिस्ट्रॉय करे। जी बिल्कुल, इसमें प्रॉपर चेक होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी रोबस्ट हो सकती है। हमारे पास में इतने जवाहरात है, हमारे पास में इतने हर्ब्स है जो कि वैल्यूबल हर्ब्स है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनली है, उसका रेट मिले, उसकी एक मंडी बने, यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी हो, तो हमारी इकोनॉमी रोबस्ट हो सकती है। ये बहुत अच्छा फैसला है, बट इसमें चेक रखने की, जैसे आपने कहा, बैलेंस बहुत जरूरत है इसकी। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अमीन, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी फारूक अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल रशीद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद भट्ट साहब जंगलात महकमे से रिटायर से के बाद अब पॉलिटिक्स में हैं और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते भी हैं, और बड़ा फैसला सरकार का। और उस फैसले में कहीं न कहीं, जिस तरह जंगलात का फैसला हमने बताया, कश्मीर को मैं जहाँ तक जानता हूँ कोठ जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ में होती है, बड़ा उसकी बड़ी डिमांड भी है, ब्लैक में जाती या यूं कहीं स्मगल की जाती है। गुच्छी कश्मीर के जंगलात से जो निकलती है, कश्मीर में उसको गिच कहते हैं, बड़े काम की चीज़ होती है, उसका बड़ा मेडिसिनल वैल्यू है। और फिर डिस्कोरिया जैसी चीज़ें या और भी बहुत कुछ, मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सी हर्ब्स एंड शर्ब्स को जानता हूं जो हमारे गाँव में, हमारे जंगलात के पास वाले इलाकों से निकाली जाती है। लेकिन एक खतरे की बात है, ये लालची इंसान का लालच जो है वो मार देता है। ये लालची आदमी जब जंगल में जाएगा तो कभी कभी ये उसकी जड़ें वगैरह सब प्लांट ही निकाल के ले आता है, कहता है कौन करेगा इतना ऊपर से ये सब कुछ। तो वो चीज़ों पे एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ज़रूरत है कि हम देखें हमारी सरकारें, हमारे लोग किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं और किस तरह से इस सारे पे नजर रख रहे हैं। तो फिलहाल ये था अभी का मुद्दा। आज के मुद्दे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ।